कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये क्या होता है? मापन एवं मूल्यांकन से क्या मतलब है? हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट एजुकेशन. If there is education, teaching, learning, etc., you must assess that how it is progressing. So here comes the concept of measurement and evaluation. अगर हम पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं काम, तो वहाँ पे हमें उस कार्य का मूल्यांकन करना ज़रूरी है. तो अब ये जानना ज़रूरी है कि भाई मूल्यांकन या मापन होता क्या है. तो जब भी हम किसी चीज़ को जज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, चाहे वो चीज़ में कोई व्यक्ति हो, कोई कार्य हो, कोई परिस्थिति हो, या कोई भी हम एक्टिविटी कर रहे हो, तो जब हम उस कार्य को कर रहे हैं तो वो कार्य कैसा हुआ है उसका जब हम विश्लेषण करते हैं, उसकी क्रिया पर या उसके क्रियात्मक पहलू पर हम विश्लेषण करते हैं, देन इट बिकम्स same evaluation as well as measurement. Now we will understand that how these terms are different. Many people use them synonymously. इसको पर्याय के रूप में बहुत लोग यूज करते हैं. जैसे आप इस टर्म को देख रहे हैं, measurement मापन जिसको कहते हैं, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, असेसमेंट यानी कि जांच, टेस्टिंग परीक्षण, अप्रेजिंग यानी कि चीज़ों को परखना. तो इन शब्दों को हम बहुत बार यूज़ करते हैं और पर्याय यूज़ करने से इनका अर्थ जो होता है वो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज दीज टर्म्स have some difference between them. So we must understand what is the difference between these terms. So if we know the meaning, we will not use it synonymously. तो अर्थ पता होने पर कभी भी हम चीज़ों को या शब्दों को गलत तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं. देखा जाए तो ये जो प्रत्यय है मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन यानी कि मापन एवं मूल्यांकन, इसका जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी साइंसेस से, यानी कि विज्ञान और गणित के समय से. जब इस विज्ञान और गणित विषयों की शुरुआत हुई थी तब इस कॉन्सेप्ट का, इस प्रत्यय को शुरू किया गया था. लेकिन अब मापन और मूल्यांकन धीरे धीरे साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. अब इसका हम प्रयोग इस क्षेत्र में भी करते हैं. लेकिन इनके बारे में आगे जानने से पहले हम क्यों ना अंतर स्पष्ट कर लें कि जांचने में, मापन में तथा मूल्यांकन में क्या अंतर है. तुलना करेंगे हम यहाँ पे. वी विल ट्राई टू एस्टैब्लिश द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री टर्म्स, असेसमेंट, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन. सो इफ़ वी जस्ट गो थ्रू असेसमेंट, तो आप देखेंगे कि ये जस्ट एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, जहाँ पे हम जानकारियों को, तथ्यों को हम एकत्र करते हैं. वहीं अगर हम मापन की बात करें तो यहाँ पर अनुपातमात के या अनुपात के रूप में या संख्या के रूप में या क्वांटिटी के रूप में या मात्रा के रूप में हम बात करते हैं. तो कहीं ना कहीं इसको, मेजरमेंट को डिफाइन भी किया जाता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन, यानी कि ये एक प्रक्रिया है जहाँ पे मात्रात्मक रूप में उसको लाया जाता है. यहाँ पे मात्रा का मतलब होता है परिमाण. जैसे कि अगर हम वज़न की बात करें, वेट की बात करें तो 10 किलो या 500 ग्राम्स. अगर हम डिस्टेंस की बात करें, दूरी की बात करें तो 500 किलोमीटर्स या 1 मीटर कपड़ा. तो ये क्वांटिफिकेशन है, ये मापन है कपड़े का, दूरी का, वज़न का. अब वहीं मूल्यांकन क्या है? अगर बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये कि मूल्यांकन असेसमेंट भी है और मेजरमेंट भी है, यानी कि हम उसको संख्या भी देते हैं और फिर तथ्यों को इकट्ठा कर कर हम जो इंडिविजुअल है, जो व्यक्ति है, उसका वर्थ, उसकी क्या मूल्य है, क्या उसका मेरिट है, क्या उसका महत्व है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत करते हैं, यानी कि मूल्यांकन के अंतर्गत. तो संख्या के साथ साथ गुणों की भी हम बात करते हैं. दूसरा अगर अंतर देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो अधिगम करता है, जो सीखने वाला है, वो उसका जो अनुभव है उससे वो कितना समझ रहा है, कैसे वो अंडरस्टैंड कर रहा है. लर्नर का एक्सपीरियंस क्या होता है? लर्नर का एक्सपीरियंस वही है जो वो सीखते समय अनुभव करता है. जब सीखने की प्रक्रिया चल रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, तब वो क्या सीख रहा है. और वही मेजरमेंट क्या करता है? जो भी सीख रहा है उसकी उपलब्धि परीक्षण कर कर, अचीवमेंट टेस्ट द्वारा हम उसको एक मूल्य देते हैं, एक मात्रा देते हैं कि बच्चे के 100 में से 20 नंबर आए. तो ये आपका मेजरमेंट हो गया. अब अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें,
तो यहाँ पे डिग्री की बात होती है, जो मूल्य आपने दिया, जो मात्रा आपने दी, वो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है, वी गिव देम डिग्री. Is it more? Is it less? Is it above average? Is it below average? So अगर मैंने अभी बात करी कि 20/100, तो अगर 100 में से 20 नंबर मिले हैं तो ये तो मेजरमेंट हो गया. लेकिन मूल्यांकन क्या हो गया कि नहीं, इसके पासिंग मार्क्स नहीं है, इसके बहुत कम मार्क्स आए हैं, पुअर मार्क्स हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मूल्यांकन कर रहे हैं. कक्षा में हाईएस्ट 100/100 है, उस हिसाब से इसका परसेंटेज कम है. तो इस तरह से हम, अगर मान लीजिए क्लास में हाईएस्ट 100 में से 40 है, तो फिर 20 तो ठीक ही आए. इसका मतलब जो टेस्ट था, जो परीक्षण था, उसका डिफिकल्टी लेवल वो कठिन था, इसलिए शायद लोगों के कम नंबर है. तो यहाँ पे मूल्यांकन हम लोग करते हैं, और हर चीज़ का मूल्यांकन होता है. शिक्षक का, शिक्षार्थी का, कंटेंट का, विषय वस्तु का, पाठ्यक्रम का, हर एक का मूल्यांकन किया जाता है. तो अगर हम वापस असेसमेंट में आते हैं, तो इसको हम क्यों करते हैं, हम जांच क्यों करते हैं, किसी बच्चे के बारे में हम क्यों जांचने की कोशिश करते हैं पूरे टाइम, ताकि हम ये जान पाए कि क्या उसमें सुधार हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कैसे किया जाए, कहाँ कमी है, आदि आदि. वही मापन में क्या है, टेस्ट लिया, टेस्ट पेपर दिया, टेस्ट लिया, चेक किया और फिर नंबर दे दिए, बस. तो यहाँ पर हम अचीवमेंट की, यानी कि जो उपलब्धि मिली है, हम इसको तुलना के लिए यूज़ कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने बताया कि 100 में से 20 आए, किसी के 100 में से 40 आए, फिर 100 में से किसी के 100 आए, तो हम तुलना कर सकते हैं कि आखिर क्या है, स्थिति क्या है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस प्रश्न पत्र से रिलेटेड. और इवैल्यूएशन में क्या होता है, इवैल्यूएशन में आपको अंतर्दृष्टि, यानी कि आप जो कार्य चल रहा है, जो वर्तमान में क्रियाएं हो रही हैं, उसके प्रति आपको, यू कैन गेन इनसाइट whatever is going on, and then you can reflect on it, you can think over it. आप उस पर चिंतन कर सकते हैं, और जब आप सब कुछ कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं, तब आप उसको बेहतर कर सकते हैं. असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट आप परीक्षण के द्वारा, यानी कि टेस्ट के द्वारा कर सकते हैं, आप अवलोकन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, आप तथ्यों को इकट्ठा कर सकते हैं. वही मापन सिर्फ टेस्ट के द्वारा होता है. यू कैन ओनली टेक टेस्ट एंड देन गिव मार्क्स. वेरेस इन मूल्यांकन, इन इवैल्यूएशन, यहाँ पे टेस्ट भी हो सकता है, अवलोकन भी हो सकता है, जांच पड़ताल भी हो सकती है. तो इवैल्यूएशन में असेसमेंट भी आता है और मेजरमेंट भी आता है. सो इवैल्यूएशन इज अ टोटलिटी ऑफ मेजरमेंट एंड असेसमेंट ओनली. फिर असेसमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, वैसे ही इवैल्यूएशन भी कंटिन्यूस प्रोसेस है. जबकि मेजरमेंट जब टेस्ट होता है, जब परीक्षण होता है और उसको चेक किया जाता है और उसमें नंबर दिए जाते हैं, तो उतना ही आपका मेजरमेंट होता है. तो कहीं ना कहीं असेसमेंट में अगर मेजरमेंट मिला देंगे तो वो आपका इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन ही बन जाता है. अब हम बात करेंगे कि मेजरमेंट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है. थॉर्नडाइक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हर वो चीज़ जो उपस्थित है, कुछ मात्रा में उपस्थित है, हर वो चीज़ जिसकी उपस्थिति का मापन किया जा सके, वही आपका मेजरमेंट है. और वही कैम्पबेल क्या कहते हैं कि किसी वस्तु या घटना को नियमों के आधार पर जब अंक दे देते हैं तो वो मापन कहलाता है. तो सिंपल सी बात है, लर्नर, यू कैन अंडरस्टैंड दैट मेजरमेंट इज रिलेटेड टू क्वांटिफिकेशन. मेजरमेंट इज रिलेटेड टू गिव सम नंबर. मेजरमेंट इज रिलेटेड टू गिव न्यूमरल. अंक देना पड़ता है, यानी कि अंक हम उसी चीज़ को दे सकते हैं जो मौजूद है. वो वस्तु, वह व्यक्ति, वह परिस्थिति अगर वो मौजूद है, इट इज़ एग्जिस्टिंग इन फ्रंट ऑफ अस, एंड देन वी मेजर इट, और इट कैन बी मेजर्ड. वो वस्तु, वो चीज़, वो घटना, वो व्यक्ति, वो मेजर करने लायक होना चाहिए, उसका मापन हो सकता है, तभी हम उसको मापन का प्रत्यय कहेंगे. तो अगर हम बात करें कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो मेजरमेंट हम ऐसे ही उठ के नहीं करने लगते हैं. मापन एक फॉर्मल, एक औपचारिक विधि है. तो जब एक कोई चीज़ औपचारिक होती है तो उसकी तैयारी करनी पड़ती है, इट इज़ प्लान्ड, और फिर उसको वस्तुनिष्ठ तरीके से ऑब्जेक्टिव मैनर में कैरी ऑन किया जाता है. यहाँ पे वस्तुनिष्ठ का मतलब है व्हाट इज रिलेटेड टू द कंटेंट, विषय वस्तु से संबंधित. यहाँ पे हम अपनी बात नहीं रख सकते. अगर कोई चीज़ सत्य है तो सत्य है, असत्य है तो असत्य है. अगर इसका
100 में से 10 सेंटेंस सही है तो 100 में से 10 ही आएंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव होता है। जब व्यक्ति अपनी तरह से नंबर दे देता है, जैसे कि यूजुअली ऐसे टाइप क्वेश्चन में होता है, जो लंबे लघु उत्तर होते हैं, उसमें थोड़ा सा 19-20 हो जाता है नंबर देने में, तो वहाँ पे मापन की त्रुटि आ जाती है, तो जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो अब मैं आपको लर्नर बताना चाहूँगी, जो मेजरमेंट होता है इट इज़ यूजुअली डन इन 2 मैनर। फर्स्ट वे इज फिजिकल मेजरमेंट एंड अनदर वन इज बिहेवियरल मेजरमेंट। इन फिजिकल मेजरमेंट, जिसको भौतिक मापन भी कहते हैं, इट इज़ यूजुअली डन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड देयर द मेजरमेंट इज डायरेक्ट। सो प्रत्यक्ष रूप से विज्ञान और गणित में किया जाता है मापन, और वहीं मनोविज्ञान और शिक्षा में अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, तो इसको बिहेवियरल या व्यवहारिक मापन भी कहते हैं, क्योंकि हम बिहेवियर की यानी कि व्यवहार को हम नापते हैं। देखिए, व्यवहार को नापना इतना आसान नहीं है, व्यवहार को आप अंक नहीं दे सकते, तो वहाँ पे दूसरी तरह के टेस्ट और परीक्षण आते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो चूंकि हम व्यावहारिक मापन की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरल मेजरमेंट। सो यहाँ पर हम बहुत सारे, आप देख रहे होंगे, इसके विशेषताएं देख रहे हैं। सबसे पहले जो आप ऊपर देख रहे हैं वो है नो एब्सोल्यूट जीरो। नो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है कि अगर गणित में बच्चे के 100 में से 0 आए या 10 में से 0 आए, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको गणित में कुछ नहीं आता है। इफ अ चाइल्ड गेट्स 0 out of 10 in English, that does not mean he or she does not know English at all. So यहाँ पे 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है, there is no value। आपको किसी प्रकार का यहाँ पे पूर्ण या पूरे रूप में शून्य को नहीं देख पाते हैं। आगे चल के हम जानेंगे कि पूर्ण रूप में शून्य क्या होता है। फिर यहाँ पे हम जो भी उद्देश्य होते हैं उनको हमने कितना पाया है, कितना अचीव किया है, उनकी उपलब्धि कितनी है। अब आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो प्लीज लर्नर्स यू कैन वॉच माय वीडियो ऑन ऑब्जेक्टिव्स। आई हैव टेकन अप इन अ सेपरेट वीडियो अबाउट द जनरल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो विशिष्ट उद्देश्यों और सामान्य उद्देश्यों के बारे में मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं, और आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, और इनको पाना और पाया है नहीं पाया है वो हमको मापन से पता चलता है। उसके बाद जो हमारा मापन होता है, जैसे अभी मैंने बताया, वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें। यहाँ पे इकाई बिल्कुल भी तय नहीं होती है, कोई भी मतलब आप इसमें किसी प्रकार की यूनिट्स को नहीं देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर कहें तो सेंस ऑफ इन्फिनिटी, यानी कि यहाँ पे आप अपरिमित संख्या, बहुलता, अंतहीन संख्याएं देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मापन में 0 तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव में भी जा सकते हो और इन्फिनिटी तक भी जा सकते हैं। और ये जो मापन होता है ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि व्यक्ति दर व्यक्ति ये थोड़ी सी फर्क हो जाती है, लेकिन हाँ ये इकोनॉमिकल होती है, किफ़ायती होती है, जल्दी हो जाती है, अल्पव्ययी होती है। वहीं पे इसमें मापन के दौरान हम कुछ चिन्ह अपने जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जो भी अवलोकन करते हैं, उनको चिन्हों द्वारा स्पष्ट करते हैं। जैसे 100 लिखना है तो 100, या तो आप शब्दों में लिखे 100 या 100, या फिर आप सिंबल में लिख सकते हैं 100। आपको मीटर लिखना है तो m लिख दिया। तो इस तरह से हम चिन्ह दे देते हैं अपने जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। और इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, जो अभी मैंने बात करी कि अप्रत्यक्ष रूप से जो बिहेवियरल मेजरमेंट होता है वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से मेजरमेंट होता है। अब हम आते हैं फंक्शंस पर। 3 मेन फंक्शंस होते हैं मापन के, प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस और रिसर्च। प्रोग्नोसिस का मतलब है साफल्य प्रकार्य बताना, और दूसरा आपका है डायग्नोसिस यानी कि निदान करना, तीसरा है रिसर्च यानी कि अनुसंधान करना। जो प्रोग्नोसिस होती है, प्रोग्नोसिस क्या मतलब होता है, यहाँ पे हम ये जानने की कोशिश करते हैं, जिसका भी हम मापन कर रहे हैं, कि जो चर हैं, चर यानी कि वेरिएबल, उनका स्तर क्या है। अब आप कहेंगे चर क्या है, चर का मतलब होता है विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ अ सिचुएशन, ऑफ एन इवेंट। तो उसका हम स्तर जानने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्नोसिस हो जाती है, यानी कि साफल्य प्रकार बताना। पहले उसमें हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर हम चयन करते हैं, फिर हम उसकी ग्रेडिंग करते हैं, और फिर हम उसकी पदोन्नति या वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे हम छात्र से
उसका वर्गीकरण करते हैं कि इसका सेकंड डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन है, टॉपर है, फेलियर है, एवरेज है, अबव एवरेज है, इस तरह से हम वो करते हैं। उसके बाद हम उसको ग्रेड देते हैं। फिर हमारा डायग्नोसिस आता है। डायग्नोसिस का यहाँ पे मतलब है जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है क्या क्या हो रहा है, खांसी हो रही है, बुखार हो रहा है, कितना हो रहा है, सुबह होता है, शाम को कम हो जाता है, उस आधार पे वो आपको बीमारी बताता है। इसको डायग्नोसिस कहते हैं, निदान कहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तुलना करते हैं, कमजोरियों को पहचानने की कोशिश करते हैं, गाइडेंस देते हैं, निर्देशन देते हैं, और फिर हम तैयारी करते हैं रेमेडियल वर्क की, यानी किस प्रकार से हम उपचार करेंगे। यानी कि डॉक्टर दवाई देता है, उसी तरह से टीचर एक क्लास बनाता है, लेक्चर लेता है, एक्स्ट्रा क्लास लेता है, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करता है, जिससे कि जो दिक्कतें हैं, जो प्रॉब्लम है, जो वीकनेसेस हैं, वो ओवरकम की जा सके। तो मापन का एक बहुत बड़ा का जो मेन फंक्शन है वो है डायग्नोसिस, पता लगाना कि कमी कहाँ है, किस सब्जेक्ट में कम है, क्यों कम है। फिर आते हैं अनुसंधान। अनुसंधान में मापन के बहुत सारे उपकरण यूज होते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाइपोथेसिस के बारे में हम एक्शन रिसर्च में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो परिकल्पना को वेरीफाई करने में, सत्यापन करने में, प्रमाणित करने में बहुत मदद मिलती है, सहायता मिलती है। और जब हम कर लेते हैं सत्यापन तो उसके बाद हम एक वैध सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी प्रकार के रिसर्च या अनुसंधान करते हैं तो हम उसको एक सामान्यीकरण की ओर पहुंचते हैं। सामान्यीकरण किसी भी प्रकार में हो सकता है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में हो सकता है, एक तथ्य के फॉर्म में हो सकता है, एक सिद्धांत के रूप में, थ्योरी के रूप में हो सकता है। तो अब हमने फंक्शन जान ली, अब हम जानेंगे मापन के क्या स्तर होते हैं, क्या स्केल होते हैं। देखिए, मापन के 4 बेसिकली स्तर होते हैं या स्केल्स होते हैं। सबसे लोएस्ट लेवल पर, निम्न स्तर पर होता है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल बहुत सिंपल होता है और इसमें बहुत सिंपल तरीके का वर्गीकरण किया जाता है। जैसे आप लोग फॉर्म वगैरह भरते होंगे कि मेल है या फीमेल है, चाइल्ड है या अडल्ट है, मैरिड है, अनमैरिड है, रूरल में रहता है, अर्बन में रहता है, तो बहुत नॉमिनल स्केल, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। दूसरा हमारा आता है ऑर्डिनल स्केल, यानी कि क्रम सूचक स्तर। ये थोड़ा सा बेहतर होता है नॉमिनल से, और यहाँ पे क्रम दिया जाता है। क्रम हम एक हायरार्किकल अरेंजमेंट, यानी कि या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में या कम होते हुए क्रम में हम उसको अरेंज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, फिर हम उसको रैंक देते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 या 100, 90, 80, 70, इस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं और तब हम रैंक देते हैं कि तुम कौन से रैंक में आते हो, कौन सी पोजीशन पे आते हो। इंटरवल स्केल थोड़ा और बेटर होता है। इसको हम कहते हैं समान आवंतर स्तर। यहाँ पे तुलना की जाती है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, ए, बी और सी, 3 व्यक्ति हैं। ए जो है बी से 10 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बी भी सी से 10 सेंटीमीटर बड़ा हो, वो 15 सेंटीमीटर भी बड़ा हो सकता है। हमने उसको हायरार्किकल अरेंजमेंट दिया है, हमने उसको क्रम से तो लगाया है, पर दोनों में डिफरेंस जरूरी नहीं बराबर हो। तो ये बेहतर होता है, ज़्यादा हमको जानकारी देता है, और इसमें भी कोई ट्रू 0 पॉइंट नहीं होता, जो अभी मैंने आपको बताया था शून्य। जैसे कि अभी बात करी थी मैंने कि अगर किसी व्यक्ति के 0 नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको उसकी नॉलेज 0 हो गई। और आखिरी में आता है रेशियो स्केल, जो हाईएस्ट लेवल होता है, उच्चतम लेवल का होता है। इसमें हर तरह की गणितीय ऑपरेशंस होते हैं, जैसे आप जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब कर सकते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी तकनीक भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे 0 पॉइंट होता है, सबके 0 पॉइंट, 0 पॉइंट होता है। यानी कि आपने देखा होगा जब आप हाईवे पे जाते हैं तो अगर आप किसी दिल्ली पहुँच रहे हैं तो दिल्ली पहुँचते ही वहाँ पे जो मार्क होता है रोड में, वहाँ पे आप देखते होंगे कि 0 किलोमीटर लिखा होता है। 0 किलोमीटर का मतलब ही ये है कि आप गंतव्य स्थान पर पहुँच गए हैं, वहाँ पे डिस्टेंस 0 हो गया है। तो इसमें ट्रू 0 पॉइंट होता है। इसके बारे में अलग वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें आपको और बेहतर ढंग से स्केल्स ऑफ मेजरमेंट समझ में आएगा। अब हम देखेंगे कि हम मेजरमेंट कर कैसे सकते हैं। हम परीक्षण द्वारा कर सकते हैं, हम अवलोकन द्वारा कर सकते हैं, हम मिश्रित विधि से कर सकते हैं। टेस्ट में आप परीक्षण ले सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसी चीज़ें हो रही हैं, और जब हम दोनों को मिला के करते हैं तो वो आपका मिश्रित विधि हो जाता है।
अच्छा, मापन करते वक्त कई बार बहुत सारे एरर्स और प्रॉब्लम्स इरप्ट हो जाते हैं, एंड दोज एरर्स आर, जैसे मान लीजिए स्केल से बच्चा नाप रहा है 5 सेंटीमीटर को, हो सकता है वो 4.9 नापे, तो दैट इज पर्सनल एरर। कई बार टोटलिंग में गड़बड़ हो जाए, कई बार चेकिंग में छूट जाए, तो ये पर्सनल एरर हो गए। कई बार वेरिएबल एरर्स होते हैं, जो चर अभी मैंने बताया वो अलग हो जाते हैं, तो जब चर थोड़े से अलग हो जाए तो वैधता कम हो जाती है आपके मापन की। कई बार एग्जामिनी जो एग्जामिन करते हैं वो उनकी भी इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, जैसे एक जो पेपर दे रहा है बच्चा, दूसरा पेपर दे रहा है, दोनों में अंतर होता है, तो उनकी वजह से भी एरर आ सकता है। कई बार परिस्थितिवश भी उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, पर्यावरण कैसा है, वातावरण कैसा है, कैसी स्थितियां हैं, तो उस वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। अब हम जानेंगे कि मापन हमने समझ लिया, अब हम जानेंगे कि मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन मापन से काफ़ी फर्क होता है। मूल्यांकन बहुत व्यापक होता है, बहुत फैला होता है, स्प्रेडेड होता है। इट इज़ कॉन्टिन्यूस एंड इनफॉर्मल। तो इसमें सतत, जैसे आप क्लास में बच्चे से इंटरेक्शन स्टार्ट करते हैं, आपका मूल्यांकन स्टार्ट हो जाता है और एंड डे तक चलता है, जब तक पाठ्यक्रम खत्म नहीं हो जाता। तो इसलिए ये प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। आप पूरे समय उसको देख भी रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आखिरी में आप असेसमेंट और जांच भी करते हैं, तो आपको रिजल्ट मिल जाता है बच्चे के स्तर के बारे में जानने का, टीचर के स्तर के बारे में जानने का। तो ये कहीं ना कहीं इट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग। यहाँ पे जो मेन बात होती है वो है देख रेख। किस प्रकार से देख रेख कर रहे हैं आप, समीक्षा कर रहे हैं आप, पृष्ठ पोषण ले रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, और उसके हिसाब से आप उसमें सुधार भी कर सकते हैं। तो उसको पूरा मॉनिटर करना, देखना कि जो भी क्रिया डे 1 से जो हो रही है लास्ट डे तक, उसको देखना, उसके बाद में एनालाइज भी करते रहना, बीच बीच में रिव्यू करना, समीक्षा करना, और फिर उसके बारे में फॉलो अप लेना। जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सुधार के लिए अग्रसर होंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ें आगे कैसे बेटर कर सकते हैं। अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें मात्रा भी इन्वॉल्व होती है, मापन भी इन्वॉल्व होता है, और गुण भी इन्वॉल्व होता है, अच्छा है, बुरा है, ज़्यादा है, कम है। तो क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक प्रकृति का होता है। क्विलिन और हैना ने बहुत सही बात कही है कि विद्यालय में हुए छात्रों के व्यवहार परिवर्तन के संबंध में प्रदत्तों के संकलन तथा उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। तो जो भी प्रक्रिया पूरे टाइम हो रही है, जिस भी क्रिया में, चाहे वो स्कूल में हो रही हो, क्लासरूम में हो रही है, उसमें क्या विकास हो रहा है, कैसे चीज़ें आगे बढ़ रही है, छात्रों में किस प्रकार से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, किस प्रकार से चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, उसको हम मूल्यांकन द्वारा ही जान सकते हैं। एनसीईआरटी ने अपनी किताब में कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन के तहत 3 मुख्य बिंदु रखे हैं हमारे सामने। वो 3 मुख्य बिंदु क्या है कि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है, शिक्षा के उद्देश्य प्राप्त करने का तरीका कितना प्रभावी है, कक्षागत अधिगम अनुभव कितने प्रभावी रहे, यानी कि द ऑब्जेक्टिव्स वी हैव सेट और डिटरमिन्ड, हैव दे बीन अचीव्ड। ये मूल्यांकन से ही पता कर सकते हैं कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य बनाए थे, क्या पढ़ाई के बाद वो मैंने अचीव किए, क्या मैं अच्छा पढ़ा पाई जो मैंने सोचा था, क्या मैंने जो विधि यूज़ करी पढ़ाने के लिए, मेथड्स यूज़ करे, आर दे ओके, आर दे परफेक्ट, डू दे नीड टू बी चेंज्ड, क्या उनमें बदलाव लाने चाहिए, और जो भी अधिगम या शिक्षण अनुभव बच्चे को दिए गए या कक्षा में हुए, क्या वो प्रभावी थे। इसके बारे में बी एस ब्लूम ने बहुत अच्छी बात कही है कि इवैल्यूएशन इज वन ऑफ द पोल इन ट्राइपोलर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, द अदर टू आर ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। ये मैं आपको टेक्सोनॉमी में या वर्गीकरण में, या जब आप उद्देश्य के वीडियो देखेंगे वहाँ समझ में आएगा। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की बात करी उन्होंने, यानी कि एक ध्रुव आपका उद्देश्य निर्माण है, दूसरा ध्रुव आपका अधिगम अनुभव देना है, और तीसरा ध्रुव जो है वो मूल्यांकन है, और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इवैल्यूएशन अप्रोच अगर हम बात करें तो ये 3 स्टेप से गुजरती है। पहला स्टेप है हम उद्देश्यों का निर्माण करें, जिसके बारे में आप वीडियो में देख सकते हैं मेरे। फिर अधिगम अनुभव, कक्षा में क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, विधि कौन सी है, प्रविधि कौन सी है, टेक्निक कौन सी यूज़ की जा रही है, आदि आदि। तो बच्चे को क्या अनुभव हो रहा है कक्षा में, और उस अनुभव के बाद छात्र में क्या कोई व्यवहार परिवर्तन आया है,
अगर आया है तो उसको जांचने के लिए मूल्यांकन है। सो इवैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड वेदर द टीचिंग हैज बीन सक्सेसफुल और नॉट, ऑल द ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अचीव्ड और नॉट। क्या उद्देश्यों को पाया गया, क्या उद्देश्यों को अचीव किया गया जिन उद्देश्यों से शिक्षक कक्षा में गए थे। एनसीईआरटी कहती है कि शिक्षक को चयनित इकाई अध्ययन के उद्देश्य को तय करना है तथा इनकी प्राप्ति हेतु ऐसे अनुभवों को सृजन करना है जिन्हें अर्थपूर्ण ढंग से लागू कर सकें। तो ऑब्जेक्टिव भी सही बनाने हैं, उनको पाने के लिए विधियां भी सही यूज करनी है, और ये सब सही ढंग से हो रहा है उसके लिए मूल्यांकन भी उतना ही जरूरी है। तो मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हो गए, ये आप आसानी से अब तक समझ गए होंगे कि मूल्यांकन का उद्देश्य है बच्चों की जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, जो उनकी कमजोरियां हैं उनको जानना, उनकी जो कमियां हैं वो प्रॉब्लम एरिया, वो कौन समस्या कहाँ पे उत्पन्न हो रही है उसके आधार पर उनको गाइडेंस देना, निर्देशन देना, उनको काउंसलिंग करना, उनको परामर्श देना, फिर उनको एनकरेज करना, अगर उनमें अच्छी बातें हैं, स्ट्रेंथ है तो उसको मोटिवेट करना, उसको प्रोत्साहन देना। इसके साथ साथ टीचर की जो प्रभाविकता है, टीचर का जो कुशलता है उसको भी चेक करते रहना, और छात्रों में, बच्चों में, तीनों क्षेत्रों में, यानी कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं अपने वीडियो में पहले, तो आप उस वीडियो को चेक करें कि तीनों डोमेन क्या होते हैं, और किसी भी शिक्षक को इन तीनों क्षेत्रों को कवर करते हुए पढ़ाना चाहिए, और इन तीनों क्षेत्रों में छात्रों में व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, यानी कि माइंड भी तेज होना चाहिए, दिल से भी उसको पढ़ना चाहिए, और क्रिया कुशलता भी आनी चाहिए, और छात्रों के जो मौलिक या मूल आवश्यकता है उनको समझने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है, और अपने उद्देश्यों को जो हमने निर्धारित किया है उनको पाने के लिए भी मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। तो जैसे मैंने बताया मूल्यांकन में दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तकनीक आती है। तो मात्रात्मक के लिए हम क्या तकनीक यूज कर सकते हैं, मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। मौखिक आपका वाइवा हो जाता है, कविता पाठ हो जाता है, रेसिटेशन, रीडिंग, चर्चा हो गई, साक्षात्कार हो गया। लिखित में आप लोग एग्जाम देते ही हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लघु होते हैं, अति लघु होते हैं, दीर्घ होते हैं, और फिर प्रैक्टिकल जो लैब में किए जाएं, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे गृह विज्ञान की लैब हो, चाहे विज्ञान की हो, चाहे वो कला की हो, तो वहाँ पे नंबर दिए जाते हैं, मार्क्स दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुणात्मक की तरफ हम क्या कर सकते हैं, हम अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा कितना अच्छा करता है, कितना अच्छा लिखता है। हम ये नहीं कह सकते कि 20% लिखता है, 100 में से 80 लिखता है, 100 में से 20 नहीं लिखता है, ऐसे नहीं कह सकते। हम सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं। और उसके बाद हम संचयी आलेख, संचयी आलेख अक्सर आपने पेरेंट टीचर मीटिंग में देखा होगा, टीचर अपने पास रिपोर्ट कार्ड रखता है, उपस्थिति पंजी का अटेंडेंस रजिस्टर रखता है, ये बताता है कि बच्चा जो एक्टिविटीज़, पाठ्य सहगामी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स हो गए, ड्रामा हो गया, डांस हो गया, कल्चरल हो गया, क्या वो पार्टिसिपेट करता है, उसका रिकॉर्ड होता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, कोई घटनाएं, कोई परिस्थितियाँ बच्चे ने जो दर्शाई हो अपने बिहेवियर को, स्पोर्ट्स फील्ड में कैसा उसका रवैया रहता है, वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है। इसके अतिरिक्त रेटिंग स्केल होता है जो 3, 5, 7 पॉइंटर होता है। अक्सर आपने अखबारों में, टीवी चैनल पे देखा होता कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं, एक लाइन दे देते हैं और पूछते हैं कि आप सहमत हैं, असहमत हैं, पता नहीं, यानी कि अग्री, डिसएग्री, डू नॉट नो। तो ये 3 पॉइंटर होगा। इसी तरह से 5 होते हैं, इसी तरह से 7 होते हैं। इसके अतिरिक्त चेकलिस्ट बना सकते हैं, टू डू लिस्ट। अक्सर आप मार्केट जाते हो तो लिस्ट बनाते हैं ना, उसमें टिक करते हैं क्या मिला क्या नहीं मिला, तो उस तरह से भी आप चेकलिस्ट बना सकते हैं, और उसके आधार पर आपको मूल्यांकन करने में आसानी होगी। अब दोनों मापन और मूल्यांकन में अंतर आप देख रहे हैं कि अभी मैं पूरा डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि जो मापन होता है इसमें बताया जाता है कितना, हाउ मच, 100 में से 20, 100 में से 30, विषय वस्तु पे आधारित होता है, सतत प्रक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसकी ज़रूरत मूल्यांकन के लिए ज़रूर पड़ती है। यहाँ पे अनुमान लगाना ठीक नहीं है, कभी बच्चे को 100 में से 50 मिल गए, कभी 100 में से 80 मिल गए, तो आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते, और ये बहुत औपचारिक होता है, सिर्फ नंबर, टेस्ट हुआ, नंबर दे दिया। जबकि मूल्यांकन ऐसा नहीं है, मूल्यांकन उद्देश्य पे निर्धारित होता है, कितना अच्छा हुआ कोई चीज़, फिर ये सतत चलती है, डे 1 से चालू हो जाती है जब तक पाठ्यक्रम खत्म नहीं हो जाता। यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं, यहाँ पे आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो जाता है, और
ये एकांगी होता है, एक ही तरफ सोचता है, नंबर देने की तरफ, जबकि ऐसा मूल्यांकन में नहीं होता। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत समय खर्च नहीं होता, एनर्जी खर्च नहीं होती। मूल्यांकन में बड़ा समय और एनर्जी खर्च होती है क्योंकि डे 1 से शुरू हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि मापन सिर्फ पाठ्य वस्तु यानी कि सिलेबस से संबंधित है और मूल्यांकन पूरे पाठ्यक्रम पे संबंधित है। और इसके अंतर्गत जो स्तर की हमने बात करी थी, यहाँ पे हम 2 ही स्तर नाप सकते हैं, जबकि मूल्यांकन में 4 स्तर आप आसानी से नाप सकते हैं। तो आप सीधे तौर पर एक सेंटेंस में कह सकते हैं कि मूल्यांकन मापन और वैल्यू डिटर्मिनेशन यानी कि मूल्य निर्धारण, अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा है, कितना खराब है, आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, इन सब के बारे में बात करता है। तो आई होप आज आपको मूल्यांकन और मापन के बारे में सब समझ में आया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।